मस्ती एमएस में मेरे प्यारे मित्रों, आपका फिर एक बार स्वागत है। जो लुसेंट ग्रामर इंग्लिश जर्नल इंग्लिश के तहत जो हम सिंटैक्स का चैप्टर शुरू किए थे, पहले भाग में रूल नंबर 10 तक आप लोगों ने देखे। आज रूल नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। इन रूल्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें, अध्ययन करें और इस बुक को कंप्लीटली रूप से अगर पढ़ने के बाद फिर कोई भी कंपटीशन में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए रूल नंबर 11 पर चर्चा करते हैं। लिखा है, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों। ध्यान दें, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए या एन आए तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है। इसे सिंगुलर माना जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन आए तो इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु, भाव का, जब ए एन आएगा तो एक ही वस्तु उसका होगा तो सिंगुलर माना जाएगा। और सिंगुलर जब माना जाएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे ये ब्लैक एंड वाइट कैट वाज न्यू। अब यहाँ जैसे ब्लैक एंड वाइट दो एडजेक्टिव, कॉमन नाउन, ब्लैक भी कैट कॉमन नाउन है लेकिन एडजेक्टिव दो हैं। ब्लैक और वाइट एडजेक्टिव दो, लेकिन कैट जो है कॉमन नाउन ए से जुड़ा है, इसीलिए एक वचन माना जाता है। ध्यान कर लो। अब इसमें स्पेशल बात क्या है, लेकिन दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले ए या एन लगा हो। मतलब पहले वाले के ए एन लगा हो कोई एक तो एक वचन है। अगर दोनों एडजेक्टिव के पहले ए और एन लगा है तो फिर ये दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएंगे, तो क्रिया भी बहुवचन लगेगी। जैसे ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट वर म्यूइंग, मतलब दो बिल्लियां जिनमें एक काली और दूसरी सफ़ेद है, म्यू म्यू कर रही है। और पहले वाले में ऐसा नहीं था, एक काली सफ़ेद बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है ना। रूल नंबर 12, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े, यदि दो एक वचन संज्ञाएं एंड से जुड़े तथा पहली एक वचन नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो या प्रत्येक एक वचन नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तथा इसके साथ एक वचन क्रिया भी आती है। यदि दो एक वचन संज्ञाएं एंड से जुड़े हों तथा पहले एक वचन नाउन के ईच या एवरी का प्रयोग हो, पहले वाले नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लिखा है पेन और पेंसिल, दो सिंगुलर नाउन हो गए, पेन और पेंसिल, ठीक है, एंड से जुड़ भी गए। अब इनके पहले ईच या एवरी आ जाए तो फिर ये सिंगुलर नाउन के पहले ईच एवरी का प्रयोग हो तो सिंगुलर माना जाता है। तो ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, तो ये एक वचन क्रिया है, सही है ना। रूल नंबर 13 क्या कह रहा है, ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब ईच का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में हो, ईच के बाद में कोई नाउन ना आए, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो फिर ये एक वचन ही माना जाता है। जैसे ईच हैज ए पेन, प्रत्येक के पास पेन है। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो, ध्यान दें, जैसे प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल ही माना जाता है। और जब प्लूरल माना जाता है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। जैसे वी ईच हैव ए पेन, वी ईच हैव, वी बहुवचन वाला है प्रोनाउन, इसके बाद हुआ है ईच का प्रयोग तो बहुवचन माना गया, इसीलिए क्रिया भी है वो बहुवचन आया। रूल नंबर 14 क्या कहता है, रूल नंबर 14 कहता है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ,
के बाद में अगर कोई बहुवचन नाउन आए या बहुवचन सर्वनाम आए, ध्यान देना, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद में अगर बहुवचन संज्ञा या बहुवचन सर्वनाम आए और इसके बाद में सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हो इनका, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद में बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम कोई आए वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर इसके साथ एक वचन ही क्रिया का प्रयोग होगा, क्योंकि ये एक वचन माने जाते। जैसे ईच ऑफ आया, दीज ये बहुवचन प्रोनाउन है लेकिन फिर भी एक वचन क्रिया है। ईच ऑफ दीज 4 पेंसिज रेड, क्यों? क्योंकि ये रूल होता है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद में बहुवचन संज्ञा या बहुवचन सर्वनाम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब रूल नंबर 15 क्या कह रहा है? ईच या एवरी या आइदर या नाइदर, ईच, एवरी, आइदर या नाइदर के साथ में एक वचन काउंटेबल नाउन का प्रयोग, ईच या एवरी या आइदर या नाइदर के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर में से कोई एक आए, फिर उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए और सब्जेक्ट के रूप में हो, तो फिर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे ईच बॉय वाज हैंडसम, है ना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर में से ईच आ गया, बॉय तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ही, तो एक वचन क्रिया भी आएगी। लेकिन नोट कह रहा है ईच, आइदर तथा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। ईच, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ईच, एवरी, आइदर या नाइदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में या दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में या दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है। एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईच तथा एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बिना किसी अंतर का होता है। अब ये तो रूल नंबर 16 हुआ। रूल नंबर 17 क्या कहता है? यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आए, तीनों पर्सन यानी सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों पर्सन के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आए, तो गुड सेंस में प्रोनाउंस के 231 यानी पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन इस हिसाब से यूज होंगे तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। मतलब इन तीनों पर्सन एक साथ आए और वो गुड सेंस में यूज हों तो फिर 231 की भांति यूज होंगे। पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये सीक्वेंस होता है, ये मतलब क्रम होता है। ऐसे नहीं तीनों पर्सन आ गए तो चाहे आगे पीछे किसी को भी लिख दिया, इसका क्रम होता है। और जब इनको 231 के क्रम से लिखेंगे सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट के हिसाब से गुड सेंस में, तो क्रिया इनके साथ प्लूरल का ही यूज होगी। रूल नंबर 18 कहता है यदि पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आए लेकिन गुड सेंस में इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दो सेंस पर्सन्स, ये तो तीन आए, अगर दो पर्सन प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो गुड सेंस में इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे दो पर्सन्स के प्रोनाउन जैसे दूसरा, तीसरा, दूसरा, वन, तीसरा, वन, वही वाला सीक्वेंस फॉलो करते हैं, लेकिन क्रिया इनके साथ बहुवचन ही प्रयोग की जाती है जो पहले थे। यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़े हों और बैड सेंस हो, जैसे भूल कोई हो, दोष कोई हो, पाप कोई हो, अपराध कोई हो, तब फिर दो
ये प्रोनाउंस 123 के क्रम में आते हैं। गुड सेंस में 231 और बुरे सेंस में 123 के क्रम में आते हैं, और इनके साथ क्रिया जो है बहुवचन ही प्रयोग की जाती है। यदि दो पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, वो तो तीनों हैं तो बुरे सेंस में है, तो फिर 123 वाला रूल। तीनों हैं अगर सही सेंस में तो 231 वाला क्रम। लेकिन उसमें हमने बताया था कि अगर दो हों गुड सेंस में हो तो उसी हिसाब से 231 है, जो कोई बीच में छूटा है वही क्रम रहेगा। एक छूटेगा, जैसे मान लिया थर्ड पर्सन नहीं है तो सेकंड फर्स्ट हो गया, फर्स्ट नहीं है तो सेकंड थर्ड हो गया। लेकिन कह रहा है यदि बुरे सेंस वाले में यदि दो पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो प्रोनाउंस के इसी क्रम में यूज किए जाते हैं। जो एक क्रम नहीं होगा उसको हटा दो, बाकी आप इसी क्रम में यूज कर सकते हो। क्रिया इसके साथ भी बहुवचन आएगी। रूल नंबर 19 क्या कह रहा है? रूल नंबर 19 कह रहा है कि आइदर या नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। आइदर या नाइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के सेंटेंस के रूप में हो, मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देयर आर 2 रूम्स हेयर एंड आइदर इज वेंटिलेटेड, तो जब आइदर नाइदर का सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। रूल नंबर 20 कह रहा है मैनी, ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में होता है। 3 शब्द हैं, मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आए। अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं मैनी या ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी। जैसे एग्जाम्पल है मैनी आर अब्सेंट फ्रॉम दी क्लास, मैनी आया बहुवचन क्रिया हो गई सब्जेक्ट के रूप में, या ए गुड मैनी आता तब भी बहुवचन, ए ग्रेट मैनी आता तब भी बहुवचन। ये ध्यान रखो। रूल नंबर 21 क्या कहता है? मैनी आए, ए ग्रेट मैनी आए या ए गुड मैनी आए और इसके बाद में अगर बहुवचन संज्ञा आए, मैनी, पहले तो मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी आता था पिछले वाले रूल में, तो कोई नाउन नहीं आता था। लेकिन अगर इसके पहले बाद में बहुवचन नाउन आए तथा मैनी ऑफ या ए ग्रेट मैनी ऑफ या ए गुड मैनी ऑफ के बाद बहुवचन नाउन आए या बहुवचन प्रोनाउन आए और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, तब फिर इनके साथ में बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग होता है। जैसे मैनी स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स नाउन आ गया बहुवचन तो बहुवचन क्रिया लगेगी। अगर केवल मैनी होता, मैनी है वो पास्ट, तो फिर एक वचन ही तब मैनी हैज हो जाता है। इतना ध्यान रखना। और मैनी ऑफ या ए ग्रेट मैनी ऑफ या ए गुड मैनी ऑफ, इनके बाद में अगर कोई बहुवचन संज्ञा या कोई बहुवचन सर्वनाम आता है तो फिर इसके साथ में क्रिया बहुवचन ही यूज की जाती है। रूल नंबर 22 क्या कह रहा है? रूल नंबर 22 कह रहा है मैनी ए या मैनी एन के बाद में, मैनी ए या मैनी एन के बाद में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, सिंगुलर हो और काउंटेबल नाउन आए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। इतना ध्यान रखना। पिछले वाले रूल में प्लूरल नाउन आती और प्लूरल प्रोनाउन भी आती, तब आता बहुवचन वर्ब। लेकिन जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो फिर मैनी और मैनी एन के साथ में सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग की जाएगी। इतना ध्यान रखना। जैसे मैनी ए बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम, अगर यहाँ पे मैनी ए बॉय गो कर दोगे, बहुवचन क्रिया करोगे तो गलत हो जाएगा। अब रूल नंबर 23 क्या कह रहा है? रूल नंबर 23 कह रहा है इंडिफिनिट प्रोनाउंस। इंडिफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन है? एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है। इन सभी का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है। इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस
ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि दे, देम, देयर, देमसेल्व्स या वन या वंस, वन सेल्फ का। मतलब ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है और इसे सिंगुलर माना जाता है। तब इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का ही प्रयोग होता है, ना कि दे, देम, देयर, देम सेल्वेज या वंस, वन सेल्फ का प्रयोग होता है। लेकिन एक नोट भी दिया गया है, एवरीबडी या समबडी या नोबडी या एनीवन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, मतलब एवरीवन के बाद में ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अगर इनके बाद कोई नाउन ना आए, सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया जाएगा। अगर इनके बाद कोई नाउन ना आए, इंडेफिनिट प्रोनाउंस ही सब्जेक्ट के रूप में आए, तो फिर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन दी डीएनए एग्जामिनेशन, है ना, एनडीए एग्जामिनेशन। लेकिन जबकि क्वेश्चन टैग, दूसरा नोट में क्या है, जबकि क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में एवरीबडी, एनीवन के लिए दे का प्रयोग होता है, ना कि ही का। जब क्वेश्चन टैग होगा तब एवरीबडी और एनीवन के लिए दे का प्रयोग होगा, तब फिर प्रोनाउन एक वचन नहीं आएगा, ही, सी, इट, है ना, इतना ध्यान रखना। 24वां क्वेश्चन कह रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउंस वही एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग अनिश्चित वस्तु के लिए होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्व, वन, वंस सेल्फ का। तब इसके लिए केवल सिंगुलर प्रोनाउन वस्तु वाली एनीथिंग, समथिंग, नथिंग ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, तब इट का ही प्रयोग होता है। लेकिन एवरीथिंग, एनीथिंग का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो फिर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है जब कोई नाउन ना आए। अगर कोई वस्तु आए तो फिर इट का प्रयोग होता है। रूल नंबर 25 और आज इस वीडियो का लास्ट रूल, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। वन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसका अगर प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस वन या वंस या वन सेल्फ, इनमें में से कोई एक का प्रयोग भाव के अनुसार होता है और किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्फ ये लगाओगे सब गलत हो जाएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस, वन सेल्फ होगा। तो इस तरीके से 25 रूल्स कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इनको बार बार देखें, ज्ञान अर्जन करें।